नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राज सर एक बार फिर लक्ष्य 24 में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वह है मानचित्र। आज हम लोग मानचित्र के मूलभूत तथ्य को समझेंगे, यानी बेसिक आधार को समझेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको अगर भूगोल समझना है तो आपको मानचित्र का सही ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो भूगोल है वह एक धरातलीय विषय है और उसके लिए हम कह सकते हैं कि जो मानचित्र है वह एक अनिवार्य यंत्र है उसके लिए। यानी बिना मानचित्र की सहायता से अगर हम भूगोल का अध्ययन करना चाहें तो वह संभव नहीं है। अब ये समझने का प्रयास आप करिए कि मानचित्र का जो विकास है वो कैसे हुआ। तो 15वीं शताब्दी में डच हुए, फ्रांसीसी हुए, इटालियन हुए, यानी जितने भी यूरोपीय कंट्री के लोग थे, नाविक थे, वो एक जगह से जब दूसरी जगह पर जाने लगे तो उन्होंने तमाम नए खोज किए और उनके प्रयासों से ही धीरे धीरे मैप का यानी मानचित्र का विकास हुआ। जो हमारी पृथ्वी है, शुरुआत में हम लोग जैसा कि मानते थे कि पृथ्वी एकदम चपटी है, लेकिन पृथ्वी तो चपटी है नहीं। जब बाद में आदमी को ज्ञान हुआ तो पता चला कि नहीं, पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी बल्कि गोलीय आकृति है। और सबसे पहले तर्क के आधार पर एक दार्शनिक थे अरस्तु, उन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो आकार है वह गोली है, चपटी नहीं है। अब जब हमको ये पता चला कि पृथ्वी का आकार जो है इस तरह का गोलीय आकृति में है, तो नक्शा तो हमारा गोलीय आकृति में होना चाहिए। जबकि हम मैप पढ़ते हैं तो हमारा मैप इस तरह का होता है, इस तरह का, पन्ने पर एकदम फ्लैट। तो अब इन दोनों मैप में कुछ न कुछ तो ज़रूर अंतर होगा और इसी अंतर को सबसे पहले आज हम लोगों को समझना है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो हमारे पास मैप है यह 3 डायमेंशन में है, जबकि यह जो मैप है यह केवल 2 डायमेंशन में है। तो ये 1D, 2D, 3D, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये डायमेंशन क्या है इस बात को समझ लेते हैं। अगर इस बात को समझ लेंगे तो मैप के बारे में हम बड़े आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि देखिए समझना बहुत चीज़ ज़रूरी है। अगर आप अपना समझ विकसित नहीं करेंगे तो आप एक तरह से डार्क एज यानी अंधकार युग में जिएंगे। जैसे कि 300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का जो समय है, जितने भी ईसाई धर्म को मानने वाले देश हैं उन देशों में इस टाइम पीरियड को डार्क एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय कोई नया खोज नहीं हुआ। अगर कोई नई खोज होती भी थी तो लोग उसका बहुत विरोध करते थे, क्योंकि उसमें धर्म की जो है कहीं ना कहीं निंदा हो जाती थी। इसलिए तो हम लोगों को सही ज्ञान करना है। तो सबसे पहले डायमेंशन समझना है। ये डायमेंशन होते क्या हैं? एक्चुअल में इस दुनिया में जितनी भी चीज़ों का अस्तित्व है उनका अस्तित्व या तो 1 डायमेंशन में हो सकता है, या तो 2 डायमेंशन में हो सकता है, या तो 3 डायमेंशन में। डायमेंशन का मतलब सीधा अर्थ समझिए, डायमेंशन का मतलब होता है दिशा। जैसे कि मेरे हाथ में अगर आप देखिए तो ये पतली सी तीली है और यह तीली इस दुनिया में एक्सिस्ट करती है, अस्तित्व है इसका, लेकिन ये अपने आप को केवल एक दिशा में एडजस्टमेंट करता है। तो यानी कि यह कितने डायमेंशन में है? 1 डायमेंशन में है, यानी 1D। 1D का मतलब केवल अपने आप को ये लंबाई में एडजस्ट करता है। अब वहीं पर अगर मैं इस पेपर को लूं और इस पेपर पर मैं पेन चलाना शुरू करूं, इस तरह से रख करके केवल 1 डायमेंशन में, अभी अगर इस पेपर को मैं इस पेन को चारों तरफ चलाना शुरू करूं
तो क्या इस पेपर के ऊपर भी पेन चल सकता है? नहीं। यानी ये जो है या तो लंबाई में या तो चौड़ाई में ये जो पेपर है अपने आप को एडजस्ट करता है। यानी ये पेपर 2 डायमेंशन में है। यानी 2D का मतलब हुआ कि जो भी चीज़ अपना अस्तित्व 2 डायरेक्शन में रखता हो, यानी लंबाई और चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब क्या है? क्षेत्रफल है। यानी जो चीज़ अपनी अस्तित्व को केवल एक क्षेत्रफल में रखता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? 2D, 2 डायमेंशन। जैसे कि ये पेपर अपना अस्तित्व केवल लंबाई और चौड़ाई में रखता है। इसके बाद अगर हम ध्यान से इस ग्लोब को देखें तो ये जो ग्लोब है, ये ग्लोब अपना अस्तित्व 3 डायमेंशन में रखता है। लंबाई में भी ये ग्लोब है, चौड़ाई में भी है और ऊंचाई में भी है। कहने का मतलब आयतन। यानी जिस चीज़ का अस्तित्व इस दुनिया में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में है उसको हम 3D बोलेंगे। जिस चीज़ का अस्तित्व केवल 2 डायरेक्शन में है, जैसे कि ये सादा पेज, इसको हम, इसका जो ये लेवल है, ये जो इसका क्षेत्रफल है, ये 2D होगा। और ये जो है तीली जो कि 1 डायमेंशन में अपना अस्तित्व रखता है, तो ये 2D। अब हमारा मैप, सही मैप तो 3 डायमेंशन का है, जबकि हम इसको 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं इस तरह से, 2 डायमेंशन का मैप। तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा और इस अंतर को अभी मैं आपको एक मोटे तौर पर बता दे रहा हूं और इसके बाद एक वीडियो के माध्यम से भी इसको हम लोग समझ लेते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहले अगर इस ग्लोब का अगर हमको सही नक्शा बनाना है तो या तो इस ग्लोब को हमको काट लेना है और काट करके इसको एकदम इसी कागज़ की तरह जो है फैला देना है, तब इस पर जितने भी देश हैं उनकी सही आकृति यहाँ पर उभर के सामने आ जाएगी। लेकिन इसको काट के फैलाएंगे तो इस तरह से फ्लैट बन पाएगा कि नहीं? नहीं, ऐसा फ्लैट ये कागज़ की तरह फ्लैट नहीं हो सकता है। अब इसके लिए एक नया तरीका निकल करके आता है, प्रोजेक्शन मेथड। इस कागज़ को बेलनाकार बना करके इसके चारों तरफ रख देते हैं और इसके हर एक पॉइंट से, जैसे यहाँ से इसके हर एक पॉइंट से यहाँ पर जो है इस तरह से लाइट डाला जाएगा, प्रोजेक्शन डाला जाएगा और उस हर एक पॉइंट को मिला करके एक नक्शा तैयार होगा। फिर इसको खोल करके इस तरह से देखेंगे तो एक नक्शा तैयार हो जाएगा। लेकिन इस तरह का जो नक्शा तैयार होगा उसमें भी कमी होगी, क्योंकि बीच वाले हिस्सों का जो आकार है वो तो सेम बनेगा, लेकिन जो ऊपर के आकार हैं या नीचे के आकार हैं वो इस तरह से तिरछे जा करके पड़ेंगे, जिससे कि ऊपर जाने के बाद उनकी लंबाई बढ़ जाएगी। इसलिए कभी आप अगर, जैसे कि एक मैं यहाँ पर बात बताऊँ कि अगर आप ग्रीनलैंड को देखिए और वहीं पर अफ्रीका को देखिए तो अफ्रीका की तुलना में ग्रीनलैंड बहुत छोटा सा जगह है। लेकिन अगर आप नक्शे में देखेंगे उठा करके, अगर बड़े नक्शे में आप 2D वाले नक्शे में अगर आप उसको देखें तो ग्रीनलैंड की लंबाई भी आपको काफ़ी बड़ी दिखाई देती है। अब इस तरह का जो नक्शा तैयार होता है उसको हम लोग जो है मर्केटर मैप बोलते हैं और साइज़ के आधार पर भी नक्शे तैयार किए जाते हैं और कि उसमें देशों की साइज़, हर एक देशों की साइज़ बराबर रहे, उसको गालपीटर मैप कहते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि देशों का साइज़ तो बराबर होता है लेकिन उसकी आकृति शेप ही बदल जाती है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज के दौर में जो नक्शा हम लोग यूज करते हैं वो जो है यही नक्शा होता है, मर्केटर मैप। तो प्रोजेक्शन मेथड से नक्शे तैयार किए जाते हैं और इस तरह से प्रोजेक्शन मेथड से जो नक्शे तैयार किए जाते हैं वो कई तरह के नक्शे होते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्शन शंक्वाकार बनाया गया तो उसको शंक्वाकार प्रक्षेप बोलेंगे। जैसे कि अभी हमने इसको कागज़ को बेलनाकार बना लिया था और इसके चारों तरफ प्रक्षेप प्रोजेक्शन डाला था तो उसको बेलनाकार प्रक्षेप बोलेंगे। इस तरह से बोन प्रक्षेप होता है, मर्केटर प्रक्षेप होता है, खमध्य प्रक्षेप होता है, जिसको कि जेनिथल प्रोजेक्शन भी बोला जाता है। अब यहाँ से परीक्षाओं में कभी कभी आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि बेलनाकार प्रक्षेप या बोन प्रक्षेप या मर्केटर प्रक्षेप कहाँ पर यूज होते हैं। तो आपको खास तौर से 3 नाम याद रखने, क्योंकि यहीं से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जो बोन प्रक्षेप है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया को दर्शाने के लिए होता है। अगर आप ध्यान से देखिए
तो भारत और ऑस्ट्रेलिया एकदम सीधा सीधा पड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया को जो है दर्शाने के लिए बोन प्रक्षेप का प्रयोग होता है। और वहीं पर अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि मर्केटर प्रक्षेप का प्रयोग कहाँ होता है, तो समुद्री धाराओं, जलयानों और समुद्री यातायात के लिए मर्केटर प्रक्षेप का प्रयोग होता है। और खमध्य प्रक्षेप का प्रयोग कहाँ होता है, तो खमध्य प्रक्षेप का जो खमध्य, इसको खमध्य याद रखें या तो जेनिथल प्रोजेक्शन याद रखें। इसका जो प्रयोग होता है वायु मार्गों के लिए होता है, जो हवाई जहाज उड़ते हैं वायु मार्ग, उसमें जो है इस तरह के प्रक्षेप के माध्यम से रास्ते तैयार किए जाते हैं। आइए इस पूरी बात को हम लोग एक एनिमेशन फिल्म के द्वारा समझते हैं कि पूरी बात क्या है। वास्तविकता में पृथ्वी 3D है, जैसे कि ग्लोब। अगर इस ग्लोब को 3D से 2D में बदलना है तो इसे हम चाकू से काटते हैं। काटने के बाद हम देखते हैं कि कुछ अलग आकृति निकल कर आ जाती है। ये जो आकृति है इसे हम 2D अर्थात समतल नहीं कर सकते। अब इसे खींचना पड़ेगा बिल्कुल आयताकार बनाने के लिए, जैसा कि हम पढ़ते हैं। अब इसे हम थोड़ा बहुत खींचते हैं, फिर भी पूर्ण रूप से यह आयताकार अर्थात फ्लैट नहीं होता है। अब काटने के बाद और सारा प्रयास करने के बाद हमारे पास इस तरह का मैप तैयार होता है। यह मैप वैसा नहीं है जैसा कि हम पढ़ते हैं, हम तो आयताकार मैप का प्रयोग करते हैं। अब एक अलग तरीका निकल कर आता है जिसे हम प्रोजेक्शन मेथड कहते हैं। प्रोजेक्शन मेथड में हम अपने ग्लोब के चारों तरफ एक बेलनाकार पेपर रख लेते हैं और ग्लोब के हर बिंदु से प्रोजेक्शन निकालकर बेलनाकार पेपर पर डाला जाता है। जब कागज़ के हर बिंदु पर प्रोजेक्शन डाला जाएगा तो ग्लोब के आधार पर एक नक्शा तैयार हो जाएगा और यह नक्शा 2D में होगा, जिसे हम पढ़ते हैं। इस नक्शे को मर्केटर नक्शा कहा जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत मर्केटर ने की थी। और गूगल मैप या पढ़ाई लिखाई में इसी नक्शे का प्रयोग होता है। मर्केटर नक्शे के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। जलयानों एवं समुद्री यातायात के लिए मर्केटर प्रक्षेप का प्रयोग होता है, जिसमें सही कोणों का अनुमान लगाया जाता है। इन सही कोणों के आधार पर ही हम एक देश से दूसरे देश का यात्रा बड़े आसानी से कर लेते हैं और अपने गंतव्य स्थान पर बड़े आसानी से इन कोणों के माध्यम से पहुंच जाते हैं, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है। ग्लोब और नक्शे का रास्ता लगभग एक जैसा होता है और इसी रास्ते से हम एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाते हैं। मर्केटर मैप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आने और ले जाने में आसानी होती है। अगर मर्केटर मैप नहीं होता तो इसके स्थान पर हमको ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता। मर्केटर मैप के अपने नुकसान भी हैं। मर्केटर मैप में ग्रीनलैंड और अफ्रीका दोनों के साइज एक जैसे दिखते हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ग्लोब में ग्रीनलैंड छोटा है जबकि अफ्रीका उससे 14 गुना बड़ा है। रियलिटी में आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड काफ़ी छोटा है और अफ्रीका काफ़ी बड़ा है। गालपीटर मैप आकार के हिसाब से बनाया जाता है, किंतु इसमें देशों का शेप अर्थात आकृति ही बदल जाता है, जो मर्केटर मैप जैसा कारगर नहीं होगा। फिर बदलाव आता है 1960 के दशक में, जब मनुष्य ने पहली बार सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे और वहाँ से पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप देखा। अब आप फिगर में देख रहे हैं अंतरिक्ष से जो सैटेलाइट गया है वह पृथ्वी का आकार दिखाता है। अब वास्तव में हमको पृथ्वी का सही आकार मालूम होता है और इसी आकार के आधार पर हम लोगों ने एक नया सिस्टम लागू किया जिसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं अर्थात GPS कहते हैं। इसमें किसी स्थान की स्थिति को पूर्ण रूप से ज्ञात किया जा सकता है। आज के दौर में कोई भी नक्शा सही नहीं है। अगर सही नक्शा है तो वह है ग्लोब और बाकी सभी नक्शों में कुछ न कुछ कमी है। और इस तरह से GPS सिस्टम से किसी भी स्थान का हम बारीक से बारीक स्थान का जो है लोकेशन ले सकते हैं और देखते हैं कि GPS सिस्टम आज के दौर में बहुत ही ऑथेंटिक है। अच्छा 24 बाय राज सर। तो फिल्म के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा
कि वास्तव में जो नक्शा हम लोग यूज करते हैं उसमें कुछ न कुछ कमी है, और सही नक्शा है तो है ग्लोब। अब आइए मैप को समझते हैं कि मैप कितने तरह का होता है। तो मानचित्र जो है मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, या तो प्राकृतिक, या तो राजनीतिक, या तो सांख्यिकी या वितरण मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र का मतलब ये है कि जिसमें केवल प्राकृतिक स्थानों को दिखाया गया हो, उसमें देश के बॉर्डर लाइन को न दिखाया गया हो। जैसे कि इस नक्शे को आप देखिए, तो इस नक्शे में कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर मरुस्थल है, कहाँ पर मैदानी क्षेत्र हैं, इन चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया है। देश के बॉर्डर लाइन इसमें नहीं दिखाए गए हैं। तो इस तरह का मानचित्र जो है प्राकृतिक मानचित्र होगा। राजनीतिक मानचित्र क्या होगा? अगर जिस मानचित्र में देशों के बॉर्डर लाइन को दिखाने का प्रयास किया गया हो, उसको हम लोग जो है राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। जैसे कि इसको ध्यान से देखिए, तो जैसे भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, तो इस तरह से इसमें देखिए इस नक्शे में तो आपको हर एक देशों का बॉर्डर लाइन दिखाया गया है। तो इस तरह का जो नक्शा तैयार होगा उसको राजनीतिक मैप बोलेंगे। और सांख्यिकी या वितरण मानचित्र जो होता है उसको हम लोग एटलस में देखते हैं। इसमें विश्व में कहाँ कहाँ कौन कौन से संसाधन मिलते हैं, कहाँ पर बॉक्साइट मिलता है, कहाँ पर तांबा मिलता है, कहाँ पर सोना मिलता है, कहाँ पर पारा मिलता है, इन तमाम जगहों को इस मैप में दिखाया गया है। इस तरह का अगर मैप तैयार किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी या वितरण मैप। अब एक बात और आपको समझनी है कि जो मैप होता है वो जो है स्केल के आधार पर तैयार किया जाता है, यानी कि मापक के आधार पर तैयार किया जाता है। अब मापक के आधार पर जो मैप तैयार होते हैं उसको आप समझ लीजिए पहले कि उसका मतलब क्या है। मानचित्र के 2 बिंदुओं को अगर हम ले लें, मान लीजिए कि हमने ये मानचित्र ले लिया है, चलिए विश्व का ही मानचित्र ले लेते हैं, और हमने मान लिया कि भारत के एक बिंदु को ले लिया और ऑस्ट्रेलिया के एक बिंदु को ले लिया। तो इन 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है मानचित्र में बहुत कम है, और वास्तव में ये जो दूरी है तो बहुत ज़्यादा है। तो मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और वास्तव में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो अनुपात है, इस रेशियो में अगर कोई मैप तैयार किया जाता है तो उसको हम कहते हैं कि मापक के आधार पर तैयार किया गया मैप। अब अगर मैं इस मैप को बड़ा कर देता हूं, मान लीजिए इस मैप को हमने बड़ा कर दिया, बड़ी आकृति में कर दिया इस तरह से, तो अभी जो पहले हमने 2 बिंदु भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए थे, अब उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन उसी अनुपात में वास्तविक दूरी को भी बढ़ जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर जो तैयार होगा मैप उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मापक के आधार पर मानचित्र। और अब के दौर में जितने भी मानचित्र हैं वो मापक के आधार पर ही बनाए जाते हैं। अब एक चीज़ और आप समझना है आपको कि जब मानचित्र को हम छोटा और बड़ा करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि 2 बिंदुओं के जो बीच की दूरी है और जो वास्तव में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है उनका एक रेशियो में ही, एक अनुपात में ही वृद्धि होना चाहिए। ये नहीं कि नक्शे को ज़्यादा बढ़ा दिया और 2 बिंदुओं की जो वास्तविक दूरी है वो कम ही बढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस मैप को छोटा बड़ा करने के लिए जो यंत्र है उस यंत्र को हम लोग बोलते हैं पेंटोग्राफ। यानी पेंटोग्राफ मानचित्रों को छोटा या बड़ा करने का क्या है, यंत्र है। ये परीक्षाओं में कभी कभी इस यंत्र के बारे में पूछता है कि पेंटोग्राफ यंत्र किस काम में आता है, तो अब आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपने देखा कि नक्शे कितने तरह के होते हैं। अब एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि यूनान के एक बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे एनेक्जीमेंडर। इन्होंने 600 ईसा पूर्व में, लगभग 600 ईसा पूर्व में विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया। ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया, तो एनेक्जीमेंडर ने बनाया। चलिए अब आगे देखते हैं संसार के मानचित्र को हम लोग कहते क्या हैं। अगर ये यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछता है, देखिए संसार के मानचित्र को हम लोग
मिलियन मानचित्र बोलते हैं, और इसको हम भूपत्रक भी बोलते हैं। भूपत्रक मतलब टोपोग्राफी, टोपोग्राफी। तो ये शब्द आपको याद रखना है। टोपोग्राफी अगर आता है तो इसका मतलब कि संसार के मानचित्र की बात की जा रही है। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछता है कि संसार के मानचित्र का नाम निम्न में से कौन है, या मिलियन मानचित्र भी कह सकते हैं, भूपत्रक भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में कहें तो टोपोग्राफी। अब अगर मानचित्र की बात कर रहे हैं तो दुनिया में सबसे प्राचीन मानचित्र कहाँ पर मिला? तो दुनिया में सबसे प्राचीन मानचित्र जो है बेबीलोन में मिला है। बेबीलोन जगह आप हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे, बेबीलोन वह जगह है जहाँ पर कि सिकंदर की मृत्यु हुई थी। आप कहीं ना कहीं इसको पढ़े होंगे हिस्ट्री में। तो वहीं पर जो है संसार का सबसे प्राचीन जो है मानचित्र मिला हुआ है। यहाँ से ये सब परंपरागत प्रश्न है, कभी कभी आपके परीक्षाओं में पूछते हैं। अब आइए 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं कि जो कि परीक्षाओं में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और आपको परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत का प्रथम मानचित्र बनाया किसने बनाया? एनविले ने बनाया 1752 ईस्वी में। और अगर भारत का प्रथम मानचित्र का मतलब ये हो गया कि केवल भारत का मानचित्र, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये भारत का मानचित्र बनाया गया, केवल भारत का मानचित्र, लेकिन इसी मानचित्र को विश्व पटल पर पूरे विश्व के साथ अगर दिखाने वाले हैं कोई तो वो है टालमी। टालमी को इस तरह से आप याद रखिएगा कि भारत का अलग से नक्शा था, उसको टाल दिया कहाँ पर? विश्व के मैप पर। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि टालमी जब आएगा तो विश्व पटल पर भारत का नक्शा तैयार किया। और तो इस तरह से आपने देखा कि विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाने का काम जो है क्लॉडियस टालमी ने किया। क्लॉडियस टालमी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बुक है एनालेमा। ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि एनालेमा किसकी रचना है, तो आपको ध्यान में रखना है कि एनालेमा किसकी रचना है? क्लॉडियस टालमी की। एक प्रश्न ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? तो मार्टिन बैहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहते हैं। और कभी कभी सिविल परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1769 ईस्वी में मेजर जनरल रेनल ने किया था। तो इस तरह से आज हमने विश्व के मैप को समझने का प्रयास किया, और मैप कैसा होता है, उसमें क्या कमी होता है, क्या अच्छाई है, इसको समझने का प्रयास किया। अब हमारे ज्योग्राफी का मेन आधार ये मैप है, इसको समझना ज़रूरी था। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।